मेरे एफएसएससी का बहुत शानदार रिजल्ट आया था। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, जबकि आमना के नंबर मेरे मुकाबले में बहुत कम आए थे, बल्कि वह तो बुम मुश्किल पास हुई थी। मैं जब जच्ची को अपनी खुशी बताने के लिए गई तो वह आमना पर बरस रही थी और उनके ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। वो कह रही थी, वो यतीम लड़की जो तुम्हारा झूठा खाती है, तुम्हारी उतरन पहनती है, और देखो नंबर, फिर भी उसने तुमसे ज्यादा ले ली है। तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं उनकी बातें सुनकर दिल महसूस कर रह गई थी। हमेशा चच्ची मेरे बारे में ऐसे ही तल्ख अंदाज में बोलती थी और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था। मैं अपने आंसू जब्त करती हुई कमरे में गई और आमना को मुबारकबाद दी तो वह भी मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगी। अब मुझ पर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो लड़की जो हमारे टुकड़ों पर पलती थी वो मुझे बातें सुना रही है। आमना का सारा गुस्सा मुझ पर उतरने लगा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मैं शाम होने का इंतजार कर रही थी ताकि चाचा घर आए तो उन्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताकर आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कह सकूं। शाम को जब चाचा घर आए तो चाची उन्हें सीधा अपने कमरे में ले गई। वो जाकर भी मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन जब मैंने अपनी बात शुरू करने की कोशिश की तो चाचा ने मुझे हाथ उठाकर रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने की बात कर रही हो तो हमारे खानदान की लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जाती। तुमने जो करना है घर में रहकर करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कुछ बोलना चाहा जब चाची मुझे गुस्से से कहने लगी, हमारे खानदान की लड़कियां बड़ों के साथ बहस नहीं करती, जाओ किचन में और काम करो। मैं खामोशी से आंसू पीती किचन में आकर काम करने लगी। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे जिन्हें मैं बेदर्दी से पछे जा रही थी। बचपन से मेरे साथ हमेशा ही नाइंसाफी होती रही थी। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बू तो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए थे। वो मुझे बदकिस्मत समझते थे। उनका कहना था कि जब मैं पैदा हुई तो जिन्होंने उनकी खुशियों को नजर लगा दी, उनकी जान से प्यारी महबूब भी उनसे पिछड़ गए। वो इस सब का जिम्मेदार मुझे ठहराते थे। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। वो बैरून मुल्क जाकर शिफ्ट हो गए और मैंने सुना था कि उन्होंने बाहर जाकर दूसरी शादी भी कर ली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरी बीवी से औलाद से नहीं नवाजा था। वे उनकी इकलौती बेटी थी, मगर फिर भी उनके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत और शफकत नहीं थी। उनका चाचा के पास फोन आता था और उनसे ढेरों बातें करते, मगर कभी भी उन्होंने पलटकर मेरा हाल वाल ना पूछा, कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि सबका रवैया मेरे साथ बहुत बदतर था। जब मेरा सका बाप भी मुझे नहीं पूछता था तो बाकी रिश्तों से मैं क्या तवक्को रखती। बाप का इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती थी, अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती थी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। मैं रोते हुए यही एक बात सोची जा रही थी। और फिर काफी सारे दिन बीत गए तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा यह जख्म भी जैसे मुंतमिल हो गया। आगे बढ़ने का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया था। अब सोच रही थी कि ना जाने जिंदगी क्या रंग दिखाने वाली है। मैंने सुना था कि चाचा और चाची मेरी और आमना की शादी करने का फैसला कर चुके हैं और इसी हिस्से में रिश्ते देख रहे हैं, मगर आमना ने अपने माँ बाप को साफ इनकार कर दिया था कि अभी वह आगे बढ़ना चाहती है। आमना को पढ़ाई से जितना लगाव था यह बात तो सभी बखूबी जानते थे, इसीलिए कोई भी उसकी बात को संजीदगी से नहीं ले आता था। एक दिन जब मैंने आधी रात को आमना को किसी लड़के से बात करते देखा तो उस दिन मैं कांप के रह गई थी। उस दिन प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली थी। आमना का कमरा मेरे कमरे के साथ ही था। जब मैं किचन में जा रही थी तो आमना के कमरे में उसकी बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज मेरे कान में पड़ी तो मैं अपनी जगह पर सुन होकर रह गई। वो किसी लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उसके लिए मर जाने की बातें कर रही थी। सुनते ही मेरे होश उड़ गए। अगर यह सब चाचा को पता चल गया तो क्या होगा? वो तो आमना की जान ले लेंगे। मैंने सोचा कि मुझे आमना को समझाना होगा, मगर फिर मैं कुछ कहते कहते रुक गई। आमना तो मुझे कुछ समझती भी नहीं थी, मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देती। इस पर भी वह मुझ पर गुस्सा ही करेगी। वो ना जाने वो चच्ची को क्या कहकर उस पर तमाशा लगा दे। उसे तो कुछ भी बैठ नहीं था। मेरे एफएसएससी के बेहतरीन रिजल्ट की खुशी एकदम ऐसे मान पड़ गई जैसे किसी ने चिराग पर मार दी हो। पढ़ाई और कॉलेज जाने का ख्वाब तो महज एक भूली बस याद बनकर रह गया। हर सुबह आंख खुलती तो यह तल्ख हकीकत सामने होती कि मुझे सिर्फ घर के कामकाज करने हैं और चच्ची आमना और चाचा के सितम भरे बोल सुनने हैं
मेरी जिंदगी में बस एक ही रोशनी की किरण थी, और वो यह कि मेरे अब्बू बैरने मुल्क होने के बावजूद मेरे अखराजात के लिए माहाना कुछ ना कुछ रकम भेजते थे। अगरचे यह रकम बहुत मामूली होती थी, मगर वह मुझे एक तरह का सुकून देती कि मेरे वजूद की कोई कीमत है। लेकिन यह सुकून भी छीन चुका था। मुझे बहुत बाद में इस बात का इल्म हुआ कि वो पैसे जो अब्बू मेरे लिए भेजते थे, चाचा चाची वो तमाम पैसे अपने घर पर लगाते थे। उसका हिसाब किताब मुझे हरगिज नहीं दिया जाता था, बल्कि मुझे आमना की उतरण और झूठा खाने पर 100 बातें सुनाई जाती और हमेशा यह एहसास दिलाया जाता कि मैं उन पर बोझ हूं। मैंने जब चाचा से एक बार हिचकिचाते हुए बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ यह कहकर बात टाल दी कि जब तक तुम हमारे घर में हो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हम पर है, तुम्हें पैसे का हिसाब लेने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैं समझ गई थी कि मुझे यहां खामोशी और सब्र के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहकर भी इस घर में पढ़ नहीं सकती थी, जबकि आमना को कोई रोकने वाला नहीं था। हालांकि वह बम मुश्किल पास हुई थी। उसके लिए अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले की बातचीत घर में खुलेआम चलती थी। मैं 4 और 5 घंटे किचन में काम करती, उन सब की बातें सुनती और सिर्फ एक ही बात सोचती रहती, काश मेरे अब्बू यहां होते तो मेरी जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होती। एक रात जब मैं काम काज खत्म करके थकी आ रही अपने बिस्तर पर लेटी थी और आंखें बंद करने लगी थी कि अचानक घर में एक जोरदार चीख गूंजी। ये चच्ची की आवाज थी जो गुस्से और परेशानी से कांप रही थी। मैं फौरन उठी और कमरे से बाहर निकली। चाचा, आमना और मैं हम सब दौड़े चाची के कमरे की तरफ गया। कमरे में दाखिल होते ही चाची फर्श पर बैठी हुई थी और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा था। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर मारा और चिल्लाकर कहा, मेरा जेवर, मेरा सारा जेवर गायब है। मैंने अभी यहां रखा था, कहां गया? सब घर वाले हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन चाची की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी और वह मैं थी। चाची ने एक ही पल में मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में शदीद नफरत और शख्स साफ झलक रहा था। यह काम कोई बाहर का शख्स नहीं कर सकता। इस घर में मेरे अलावा और किसी को मेरे जेवरात की जगह नहीं मालूम थी। और तुम इस घर में रहती हो, मेरे सारे बिस्तर और कपड़े तुम ही तो देखती हो। यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। चच्ची ने मुझ पर सीधा और सरासर झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सख्त में आ गई। चोर में मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, चच्ची जान, अल्लाह की कसम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आज आपके कमरे को हाथ भी नहीं रखा है। मुझे जेवर के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। दिल खून के आंसू रो रहा था कि एक तो मेरे साथ यह सुलूक हो रहा है और अब मुझ पर चोरी का इल्जाम। मैंने बार बार यकीन दिलाया, कसमें खाई कि मैं बेकसूर हूं, मगर चच्ची का गुस्सा आसमान को छू रहा था। चच्ची चिल्लाई, बस करो ये ड्रामा। तुम्हारी ऐसी किस्मत कहां है कि तुम यह सब करोगे? कोई ऐसी वैसी लड़की हो जो शायद डर जाए, लेकिन तुम तो हो ही ऐसी। बाहर वाले को तो यहां आने की इजाजत ही नहीं, और हमारी आमना, हमारी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मेरी बेटी है, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की? यह हरकत सिर्फ तुम कर सकती हो। चाचा खामोश खड़े थे हमेशा की तरह। वो चच्ची के गुस्से के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, या शायद वह भी मेरी तरफ ही शक की नजर से देख रहे थे। वह जानते थे कि मैं यहां उनके टुकड़ों पर पलती हूं। चच्ची ने फौरन मुझ पर हमला कर दिया। अभी पता चल जाएगा, मैं भी तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें रोकती, चच्ची और आमना दोनों मेरे छोटे से कमरे में घुस गई। उन्होंने मेरे कपड़ों का बक्स, मेरा पुराना बैग और हथा कि बिस्तर के गद्दे तक उठाकर देख लिया, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मेरे कमरे से जेवर मिला तो दूर, मेरी मामूली सी चीजें भी बिखर गई थीं और उनके चेहरे पर थोड़ा सा पसोपेश था, मगर फिर भी उनकी बदगुमानी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जोर से कहा, इसने जेवर कहीं और छुपा दिया होगा, शायद इसने किसी को दे दिया है। इतनी चालाक है कि इसने मेरे कमरे से निकालकर किसी और जगह छुपा दिया होगा। इस घर में इसके अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रही है, ये मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही है। ये एक भयानक ख्वाब था जो ताबीरर बन चुका था। पहले मैं एक बोझ थी, फिर एक नौकरानी, और अब मैं एक चोर बन गई थी। मेरे आंसुओं में कोई सच्चाई नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने में कोई चीज जोर से पट गई हो। इस घर में मेरा कोई सहारा नहीं था, यहां तक कि सच भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। वह रात मेरे लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। चोरी के झूठे इल्जाम के बाद इस घर में मेरी हैसियत और भी बदतर हो चुकी थी।
हर बात पर चच्ची का तजुल शक मेरी रूह को जख्मी करता रहता था। वो दिन भर मुझे घूरती रहती, हर चीज को हाथ लगाने से रोकती रहती और बार बार यह दोहराती रहती कि जल्द ही मेरा जुर्म साबित हो जाएगा। चाचा तो शायद अब यह समझ चुके थे कि मैं सच कह रही हूं, मगर चच्ची के सामने कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। मैं रोज और शब सिर्फ यही सोचती थी कि अब इस कह से आजादी कैसे मिलेगी। पढ़ाई तो दूर की बात, अब तो यहां इज्जत की 2 घड़ी भी मुयसर नहीं थी। एक दिन रात का वक्त था, तकरीबन 11 बजे होंगे। मैं किचन से काम निपटाकर अपने कमरे में जाने को तैयारी कर रही थी कि मेरी नजर आमना पर पड़ी। वो बड़े तजस और आहिस्तगी के साथ बाहर निकली और वह छुप छुप कर छत की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मेरे जहन में फौरन वह रात घूम गई जब मैंने उसे किसी लड़के से फोन पर बात करते हुए सुना था। मुझे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए मैं भी आहिस्ता से उसके पीछे चल पड़ी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, मुझे झटका लगा। आमना वहां अकेली नहीं थी। अंधेरे में भी मैंने साफ देखा कि एक लड़का वहां खड़ा था। आमना फौरन उसकी तरफ लपकी और दोनों ने आहिस्ता आवाज में बात करना शुरू कर दी। मुझे एहसास हुआ कि यह वही लड़का होगा जिससे वह फोन पर बात करती थी। मैंने फौरन कदम बढ़ाए और आमना के बिल्कुल करीब जाकर सख्त लहजे में कहा, "ये तुम क्या कर रही हो आमना? कौन है ये?" मेरे अचानक सामने आने से आमना और वो लड़का दोनों हवास बांखता हो गया। इससे पहले कि वो लड़का कोई रद्द अमल जाहिर करता, मैंने आमना का बाजू पकड़कर खींचा और कहा, "नीचे चलो अभी।" और फौरन। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर चाचा चाची को इस बात का इल्म हो गया तो वह शायद आमना की जान ही ले लेंगे। लेकिन आमना ने उल्टा रद्दे अमल दिया। शायद उसे यह खतरा था कि मैं जाकर सारी बात घर वालों को बता दूंगी। आमना ने मेरे हाथ को झटका दिया और फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बुलंद आवाज में चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी ऊंची थी कि घर में गूंज उठी। उसने फौरन उस लड़के की तरफ इशारा किया जो अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसने उल्टा मुंह पर ही इल्जाम लगा दिया, "देखिए, इस लड़की ने मुझे धमकी दी है। ये यहां इस लड़के के साथ थी। ये छुप कर इसे मिली है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि वह ये सब रोज करती है और अब मुझे बेबदनाम करने की धमकी दे रही थी। चाची और चाचा फौरन भागते हुए छत पर पहुंचे। उनके चेहरों पर शदीद गुस्सा और खौफ था। जब उन्होंने देखा कि वाकई एक सायादार लड़का तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर दीवार पर लांघने की कोशिश कर रहा है और मेरी ही वजह से वह यहां मौजूद है, तो उनका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया। वो लड़का तो फरार होने में कामयाब हो गया, मगर आमना ने अपना काम कर दिया था। उसने मेरी नेकी को मेरी बुराई में बदल दिया। चच्ची ने मुझ पर कोई दरस नहीं खाया। तुम्हारी यह गंदी हरकतें पहले चोरी और अब यही तुम्हारी पैदाइश ही हमारे खानदान की रुवाई के लिए हुई थी। चच्ची की आवाज गुस्से से कांप रही थी और उनके अल्फाज में जहर भरा हुआ था। इसीलिए तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने की जिद कर रही थी ताकि खुलेआम ये सब कर सको। चच्ची की आवाज पहले जैसी इतनी बुलंद और गुस्से वाली थी। मैंने चीख कर कहा, झूठ, ये सब झूठ बोल रही है। ये इसका आशिक है। मैं इसे रोकने आई थी। चच्ची, मुझे यकीन करें, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आमना आंसू बहाती हुई बहुत मजलूम बनकर चच्ची के साथ खड़ी थी और मेरे खिलाफ हर बात को मजबूर कर रही थी। चच्ची ने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियां उतरी। चच्ची का गुस्सा आसमान पर था। तुमने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, चोर और बचन। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। दफा हो जाओ यहां से। चच्ची ने मेरी कोई बात बगैर सुने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रात के इस पहर अपने मुख्तसर से कपड़ों में सड़क पर खड़ी थी और मेरे आंसू बेतहाशा बह रहे थे। दरवाजा जोर से मेरे पीछे बंद हो चुका था। मैं दरवाजे से टकराती रही, चीखती रही कि यह झूठ है, खुदा का खौफ करो, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं कहां जाऊं? मैं रो रही थी। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। मेरा दिल कह रहा था अभी वहीं मर जाऊं। मैं सड़क के किनारे टूटकर बैठी हुई थी। क्या आसमान की तरफ देखकर अपने बाप को याद कर रही थी? मैं सोच रही थी कि काश वो मुझे एक बार पूछ लेते। काश आज वह होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। उसी लम्हे मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। यह कोई आम जो मामूली गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक शानदार स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी थी। मैंने डर और है से सर उठाकर देखा। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर निकला। वो बहुत शायस्ता, मोहजेब और महंगे लिबास में मलबूस था।
मगर उसके चेहरे पर गम और तशवीश के गहरे साए थे। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। ये मेरे वालिद थे। वो पाकिस्तान में थे और मुझे इस हालत में देखकर उनके चेहरे पर एक गहरा सदमा और अफसोस छा गया। वो नहीं जानते थे कि मैं इस घर में किन हालात से गुजरी हूं। शायद वो मुझसे मिलने आए थे या मेरा हाल अहवाल पूछने आए थे और वालिद को देखकर दरवाजा खोलकर बाहर आए। उनके चेहरे पर खौफ नुमाया था, क्योंकि उनके ख्याल में वालिद तो कभी पाकिस्तान आते ही नहीं थे। चाचा ने फौरन अपने आप को संभाला और बिना यह सोचे समझे कि मेरे वालिद का मेरे बारे में क्या रवैया रहा है, उन्होंने सारा सच छुपाने की कोशिश की। चाचा ने कहा, भाईजान, आप अचानक ये बदकिस्मत लड़की हमारी नाक कटा चुकी है। हमने इसे एक लड़के के साथ हंगे हाथों पकड़ा है, इसीलिए हमने इसे यह सजा दी है। आपकी इज्जत का सवाल था। मेरे वालिद ने एक नजर चाचा चाची पर डाली और फिर मेरी तरफ, जो आंसू में डूबी जमीन पर बैठी हुई थी। उन्होंने बगैर किसी बात का जवाब दिए मुझे सहारा देकर उठाया और खामोशी से गाड़ी में बिठाया और वह मुझे अपने साथ लेकर चले गए। मेरे वालिद मुझे अपने घर लेकर आ गए थे, मगर यह वापसी मोहब्बत और शफकत वाली नहीं थी। वो अब भी मुझसे नाराज थे। वो मेरे घर से निकाले जाने पर हैरान और गमजदा जरूर थे, मगर वह चाची की बातों में आकर यही समझ रहे थे कि मैंने जरूर कोई गुनाह किया है। वो मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोले, मगर उनकी खामोशी चीख चीख कर उनकी नाराजगी और सदमा जाहिर कर रही थी। मेरे वालिद मुझे वहां से ले तो आए थे, मगर उनकी खामोशी और संगीन चेहरा मुझसे 1000 सवाल पूछ रहा था। मैं जानती थी कि वो घर से निकाले जाने पर सदमे में हैं, मगर इससे भी ज्यादा वह इस बात पर नाराज थे कि चाचा चाची ने मुझ पर लड़के के साथ पकड़े जाने का इल्जाम लगाया था। उनके लिए इज्जत और खानदानी नमू सबसे मुकद्दम थे। अगले दिन वालिद ने मेरे कमरे में आकर एक सख्त और ठंडे लहजे में बात की। मैंने सुना है कि तुमने कुछ गलत हरकतें की हैं। तुम्हारी चच्ची ने चोरी का इल्जाम भी लगाया और अब कल रात का वाकया। मैंने रोते हुए तमाम तर तकलीफों का जिक्र किया जो मैंने वहां झेली। चच्ची का मुझ पर शक, आमना की झूठी तोहमत, सब कुछ। मैंने कहा, अब्बू, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। आमना ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मेरे वालिद ने मेरी बात सुने बगैर मेरी तरफ एक तल्लख नजर डाली। तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन जब सगा बाप तुम्हें घर में नहीं रख सका तो गैरों ने क्या रखना था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बाकी जिंदगी की इज्जत और कारोबार पर कोई हरफ आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए अब यहां सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें शादी करके जल्द अज जल्द इस मामले से फारग करना चाहता हूं। अगर तुमने मजीद एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चला जाऊंगा और फिर तुम खुद ही जिम्मेदार होगी। अब्बू ने चंद ही हफ्तों में मेरे लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश कर लिया और मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी सादगी से कर दी गई। शादी के बाद मैं एक नए घर और एक नई जिंदगी में आ गई, मगर मेरे दिल में इस झूठे इल्जाम और मेरे बाप की नाराजगी का बोझ हमेशा रहा। शादी के चंद साल बीत गए। मेरे शौहर एक अच्छे इंसान थे और मुझे इस नए घर में वो इज्जत मिली जो मुझे कभी चाचा के घर में नहीं मिली थी। मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के ख्वाब तो पूरे नहीं हुए, मगर मैंने अपने घर की जिम्मेदारियां ऐसन तरीके से निभाना शुरू कर दी। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने चचा और चच्ची को खड़ा देखकर मेरी रो कांप के, उनके चेहरों पर वो तकबर नहीं था जो कभी हुआ करता था। वो दोनों मेरे सामने झोंक से गए। चाची ने हाथ जोड़ दिए और उनकी आंखों में आंसू थे। चाची ने रोते हुए कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमें वह तल्ख और जालिम रवैया इख्तियार करने के लिए माफ कर दो जो हमने तुम्हारे साथ रखा। मैं हैरान और खामोश खड़ी थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। चाची ने रोने वाली आवाज में पूरी कहानी बताना शुरू कर दी, जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। बेटी, उस रात हमने तुम पर जो कुछ इल्जाम लगाया था वह सब झूठ था। तुम बेकसूर थी। हमने अपने दिल की आंखें बंद कर रखी थी। हमारे घर की रुसवाई तुमने नहीं, बल्कि हमारी अपनी बेटी आमना थी। चाचा ने बात संभाली। हमने तुम्हें घर से निकालने के कुछ ही महीनों बाद आमना की शादी बहुत अच्छे घर में कर दी थी, ताकि उसका आशिक दोबारा उसका पीछा ना करे। मगर वह वहां पर खुश नहीं थी और सिर्फ 2 साल बाद वो घर से भाग गई। यह सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। वो लड़की जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, वह खुद अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। चच्ची ने बताया, जब वह भागी तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। उसका आशिक भी एक फ्रेबी निकला
और उसे छोड़कर चला गया। लेकिन जब उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई थी, तब उसने ही सबको बताया। चच्ची की आवाज लड़खड़ा रही थी। उस रात छत पर वह खुद थी। वो लड़का उसका आशिक था। जब तुमने उसे पकड़ लिया तो उसने तुम्हें फंसाने के लिए तुम पर इल्जाम लगाया कि तुम लड़के के साथंगे हाथों में पकड़ी गई हो। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि जिस जेवर की चोरी का इल्जाम हमने तुम पर लगाया था, वो जेवर भी तुम्हारी बदनामी के फौरन बाद आमना के बक्से से मिला था। मेरे सामने सब कुछ यहां हो चुका था। मैं बेगुनाह थी और मेरी सारी जिंदगी उनके झूठ की वजह से बदल गई थी। चाचा ने सर झुकाकर कहा, बेटी, जब से हमें यह सच पता चला है, हम जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तुम्हारे वालिद के पास गए हैं, उन्हें सब कुछ बताया और उनसे तुम्हारे बारे में पूछा। हमने फैसला किया कि मरने से पहले तुम्हारे सामने आकर माफी मांग ले। हम जानते हैं कि हमारी माफी बहुत छोटी है, मगर प्लीज हमें दिल से माफ कर दो। मैंने उन दोनों की तरफ देखा। वो शर्मिंदा थे और अपने किरदार के बोझ तले दबे हुए थे। मैं जानती थी कि वो अपनी जिंदगी में सजा को झेल लें जो उन्होंने मुझ पर मुसलत की थी। मैंने एक लंबी सा और देर से उनके लिए दुआ करते हुए उन्हें माफ कर दिया। मैंने कहा, अल्लाह आपको हिदायत दे, मैंने आपको माफ किया। चाचा चाची रोते हुए वहां से चले गए, मगर वो जाते जाते मेरी जिंदगी के इस बड़े बाप पर हकीकत की मोहर लगा के कि मैं पाक था। मुझे सुकून मिला कि मेरी बेगुनाही साबित होगी। मैंने फौरन अपने शौहर को फोन किया। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो हमेशा से जानते थे कि मैं सच कह रही हूं। उसके बाद मैंने अपने वालिद को फोन किया और पहली बार हमने खोलकर बात की और मैंने उन्हें माफ कर दिया। मेरी जिंदगी में अगरचे यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा नहीं हो सका था, मगर मेरे दिल का सबसे बड़ा जख्म बदनामी का दाग मिट चुका था। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।